नमस्कार साथियों, मैं सिंकू कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांशी सेल्फ स्टडी क्लासेस सिरोही में स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान में स्वर्णिम भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले वीडियो में स्वर्णिम भारत का परिचय और महाजनपद काल और मौर्य साम्राज्य की बात की थी। आज का हमारा नया वीडियो है जिसका पार्ट 4 है। इसमें हम मौर्य प्रशासन के बारे में जानेंगे। मौर्य प्रशासन पढ़ने से पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोटबुक में नोट करें, ताकि आपको दूसरी बार पढ़ने में आसानी रहे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल दिव्यांशी सेल्फ स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, नहीं तो आप फिर कहेंगे कि समझ में नहीं आया। तो वीडियो को पूरा देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। मौर्य प्रशासन देखिए, जो मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। मौर्य काल में भारत में जो हमारी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सत्ता का केंद्रीकरण है वो राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। ठीक है, तो उस समय जो सत्ता का केंद्रीकरण वो किस में था? राजा में था, राजा में माना जाता था। ठीक है, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्धारित किए थे। जो कौटिल्य ने राज्य के जो 7 हैं अंग निर्धारित किए थे, वो 7 अंग कौन कौन से हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं। उनमें से पहला अंग है हमारा राजा, दूसरा है अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा सेना और 7वां जो अंग है वो है मित्र। ठीक है, इस तरह कौटिल्य के अनुसार ये 7 है वो अंग निर्धारित किए गए थे। इसके बाद राजा के द्वारा ही मुख्यमंत्री, जो राजा होता था उनके द्वारा ही मंत्री की क्या होती थी? नियुक्ति होती थी। ठीक है, इस क्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, ये लोग मंत्री परिषद के अंतर्गत सदस्य थे। मंत्री परिषद के अतिरिक्त परीक्षा मंत्रालय भी होता था, जो एक तरह से मंत्री परिषद था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला इसमें प्रशासनिक रूप है वो है, इससे पहले मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बता दूं कि ये जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये हमारा अशोक स्तंभ है। देखिए, अशोक स्तंभ जो हम अक्सर देखते रहते हैं, 5 रुपये के सिक्के पर भी होता है ये अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ का बहुत बड़ा महत्व है। और इसी के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो केंद्र प्रशासन है। तो उस समय केंद्र प्रशासन कैसा था वो हम पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया था जिन्हें तीर्थ कहा गया है। परीक्षा में 2014 की परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है कि तीर्थ किसे कहते हैं। तो तीर्थ की परिभाषा है, अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया है जिन्हें तीर्थ कहा गया है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ मंत्री, जो ये पुरोहित नहीं है, ये पुरोहित है। ठीक है, पुरोहित, सेनापति और युवराज है। समाहर्ता, इसमें एक जो अध्यक्षता करता था और जो सदस्य था वो समाहर्ता का था। तो इसका कार्य राजस्व एकत्रित करना। देखिए, राजस्व एकत्रित करना ये समाहर्ता का कार्य था, तथा आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। इसके बाद जो दूसरा जो पद था वो था सन्निदाता, जिसे वर्तमान में हम कोषाध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य था साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषागृह और अनागृह बनवाना। ठीक है, अर्थशास्त्र में 26 विभागों का उल्लेख मिलता है, जैसे कोषाध्यक्ष, सीताध्यक्ष कृषि वाले, पन्याध्यक्ष व्यापार वाले, सूत्राध्यक्ष कटाई और बुनाई वाले, लूनाध्यक्ष
बुचड़ खाना वाले और विविता अध्यक्ष चारागाह वाले, लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा जारी करने वाले। ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रशासन है वो है प्रांतीय प्रशासन। अशोक के समस्त मगध साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। जो पहली प्रांत है उसे उत्तरापथ प्रांत कहते हैं, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। और जो दूसरा प्रांत है वो अवंती प्रांत है, जिसकी राजधानी उज्जैनी है। तीसरा कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली है। चौथा दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी है। और पांचवा मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। इसके बाद प्रांतों का शासन है वो राजवंशीय या कुमार या आर्यभट्ट नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। प्रांत विषय में विभक्त थे, जो विषयाधिपतियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था। जो जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो स्थानिक से तात्पर्य है वो उसी स्थान का होता था। ठीक है। जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था, जो 10 गाँवों को है वो संभालता था। ठीक है। इसके बाद में हमारा नगर प्रशासन कैसा था, तो नगर प्रशासन मैग्नेस्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंधन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। पहली समिति थी प्रथम समिति, जो उद्योगों शिल्पों का निरीक्षण करता था। दूसरी थी द्वितीय समिति, जिसे विदेशियों की देखरेख करना था। तृतीय जो समिति थी वो जन्म मरण का लेखा जोखा करता था। और जो चतुर्थ समिति थी वो व्यापार और वाणिज्य को देखता था। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था। और छठी समिति है वो विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलता था। देखिए, कर से हम समझते हैं टैक्स। ठीक है, रूप में वसूलता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस 6 जो समितियां हैं उसमें अब सदस्यों की बात करें तो उस समितियों में 5 सदस्य होते थे। ठीक है। इसके बाद जो उस समय सैन्य व्यवस्था कैसी थी वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, जैसा कि हमने है वो नगर प्रशासन में देखा है। ठीक है। जो 5 समितियां थी, वो जो 5 सेनाएं थी, वो पहली थी पैदल सेनाएं, दूसरी थी अश्व सेना, तीसरी हाथी, चौथी रथ और 5वीं थी नौसेना। ठीक है। इस तरह सैन्य विभाग बटा हुआ था। सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाले अधिकारी अंतपाल कहलाता था। मैग्नेस्टीन की इंडिका के अनुसार, जो इंडिका है वो एक अभिलेख है जिसमें मैग्नेस्टीन ने दिया हुआ है। उस समय हजारों अश्वारोही थे और 9000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। इसके बाद उस समय न्याय व्यवस्था कैसी थी वो हम देखेंगे। तो साम्राज्य न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो सम्राट है। सम्राट से मेरा तात्पर्य है राजा। उस समय जो राजा होता था वो सर्वोच्च अधिकारी होता था न्याय व्यवस्था का। ठीक है। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहाँ ग्रामीण और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। उस समय जो छोटे छोटे गांव में थे तो उसमें जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो न्याय व्यवस्था को देखते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्याय था। इसके बाद उस समय धर्मस्थनीय निर्णय का कार्य करता था, जो धर्मशास्त्र में निपुण 3 अमात्य करते थे। यह एक प्रकार की दीवानी अदालत थी, जो चोरी, डकैत व लूट के मामलों को देखती थी। इसके बाद जो कटंक शोधन है, ये फौजदारी अदालत थी। 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीशों को रज्जु कहते थे। चाणक्य के अनुसार, जो चाणक्य थे उनके अनुसार कानून के 4 प्रमुख अंग माने गए हैं। चाणक्य के अनुसार कानून के कितने अंग माने गए हैं? 4 अंग।
पहला है धर्म, ठीक है, दूसरा हमारा है वो है व्यवहार, तीसरा है चरित्र और चौथा है शासन, ठीक है। इसके बाद उस समय मौर्यकालीन समाज कैसा था, उनकी दशा कैसी थी, वो हम पढ़ेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैग्निस्थित कृत इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलित थी, उस समय वर्णाश्रम व्यवस्थाएं वो प्रचलित थी। 4 वर्णों के अतिरिक्त चांडाल, निषाद, सूत इत्यादि। जो चांडाल वर्ण है वो वर्तमान में SC को मानते हैं। इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया। दार्शनिक, किसान, पशु पालक, शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, परीक्षण, सभासद तथा अन्य शासन वर्ग। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, किंतु पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। उस समय जो स्त्रियों की दशा थी वो इतनी उन्नत नहीं थी, फिर भी पुनर्विवाह है वो प्रचलित था, ठीक है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने शांतिपूर्वक हमारे वीडियो को ध्यान से सुना, देखा, पढ़ा। आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।